हाँ बच्चों, मेरा अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अब हम आज आगे के बारे में थोड़ी सी गणना करते हैं, चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, विद्युत फ्लक्स का टर्मिनेटिंग फंक्शंस क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, उसकी विमाएँ क्या होती हैं, ठीक है। और जनरली मैंने आपको विद्युत फ्लक्स पर आधारित तो एक न्यूमेरिकल भी करवाए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए, ठीक है। तो ज़रा आज हम पढ़ते हैं, या आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। अब देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आवेशों का वितरण, यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश को फैलाना। अरे वैसे तो आपके दिमाग में आता होगा कि सर सतत आवेश वितरण क्या है। तो सतत आवेश वितरण आवेशों का एक ऐसा वितरण होता है जिसमें वितरित किन्हीं दो आवेशों के मध्य की दूरी कैसे हो, अल्प हो या अत्यल्प हो। वापस सुन लीजिएगा, सतत आवेश वितरण आवेशों का एक ऐसा वितरण होता है जिसमें वितरित किन्हीं दो आवेशों के मध्य की दूरी कैसी हो, अल्प हो या अत्यल्प हो। आवेशों का ऐसा वितरण सतत आवेश वितरण। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, बिल्कुल सिंपल से परिभाषाएं हैं। उम्मीद करता हूं अगर एक बार आप भी ध्यान देकर पढ़ोगे तो आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया सतत आवेश वितरण। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आवेश वितरण के प्रकार। आवेश वितरण के प्रकार। तो देखो बच्चों, आवेशों का जो वितरण होता है तीन प्रकार का। कितने प्रकार का होता है भैया? तीन प्रकार। कैसे होता है तीन प्रकार का? ध्यान नंबर एक, रेखीय आवेश। नंबर दो, पृष्ठ आवेश वितरण। नंबर तीन, आयतन आवेश वितरण। देखो बच्चों, आवेशों का वितरण कितने प्रकार का हो गया? आवेशों का वितरण हो गया मेरा तीन प्रकार। कौन कौन सा? रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। अब हम बारीकी से तीनों प्रकार के वितरणों को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग कर रहा हूं सबसे पहले रेखीय आवेश वितरण। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले उस टॉपिक की परिभाषा जाननी होती है, उसके बाद फिर हम उसकी कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि ये हमारा टॉपिक है रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं। तो इनकी जो परिभाषा है ना भैया, वो आप इनके नाम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? अब मैं देखो एक ही लाइन में पूरी परिभाषा समझाऊंगा इसकी। कैसे? आप सब पूछे रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि सर यदि किसी चालक पर आवेशों का वितरण यदि उसकी लंबाई के अनुदिश हो रहा है, यदि किसी चालक पर आवेशों का वितरण यदि उसकी लंबाई के अनुदिश हो रहा है, आवेशों का ऐसा वितरण रेखीय आवेश वितरण। क्लियर? तो क्या करेगा? जैसे नाम से पता चल गया ना, रेखीय आवेश, रेखीय एक लीनियर लाइन है, सरल रेखा है,
तो यदि किसी चालक पर आवेशों का वितरण यदि उसकी लंबाई में निर्दिष्ट हो रहा है तो ऐसा वितरण क्या कहलाएगा भैया? रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, अब रेखीय आवेश वितरण से एक नया या एक नई वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है, वो होती है रेखीय आवेश घनत्व। क्या निकल कर आता है? रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हम लैम्बडा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? लैम्बडा से। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, रेखीय आवेश वितरण की परिभाषा के बाद अब हम पढ़ रहे हैं रेखीय आवेश घनत्व के बारे में, जिसे हम लैम्बडा से व्यक्त करते हैं। तो बेटा इस लैम्बडा को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फंक्शन क्या होगा? ध्यान दीजिए, ये मेरे पास एक कोई चालक कार है जिसकी जो टोटल लेंथ है वो मेरे पास कितनी है? वापस से इसका सही रहेगा बना रहा हूं। ये मेरे पास कोई भी एक चालक कार है जिसकी जो टोटल लेंथ है बेटा वो है स्मॉल l। इस पर या इस चालक कार की लंबाई के अनुदिश आवेशों का वितरण हो रहा है। तो ये रेखीय आवेश वितरण हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो बेटा ये टोटल l लेंथ का वायर है जिस पर लंबाई का अनुदिश क्या हो रहा है? आवेशों का वितरण। तो ये समझ गए रेखीय आवेश वितरण। तो इस पूरे l लंबाई के तार पर टोटल कितना चार्ज उपस्थित है? q। ओके, अब मैंने इस टोटल l लंबाई में से एक छोटा सा टुकड़ा लिया है उपयोग में। ये मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है जिसकी लेंथ है dl। तो बेटा टोटल लेंथ पर तो चार्ज q उपस्थित था, लेकिन अब मैंने लिया अल्पांश लंबाई का टुकड़ा जिसकी लंबाई कितनी है? dl। तो इस अल्पांश लंबाई के टुकड़े dl पर जो उपस्थित आवेश होगा वो कितना होगा बेटा? dq। भाई अल्प लंबाई है तो आवेश भी कैसा होगा? अल्प ही होगा। तो यहां से रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र बनता है, रे से बना रेखीय, आ से बना आवेश और घ से बना घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र बनता है रेखीय आवेश घनत्व बराबर में आवेश बटे में लंबा। तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्बडा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पर आवेश है वो भी कैसा है? अल्प है, और लंबाई है वो भी कैसी है? अल्प ही है। तो अल्प आवेश कितना हो जाएगा बेटा? dq। और अल्प आवेश अल्प लंबाई पर भी तो उपस्थित है, नहीं बस समझ में। तो रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र क्या बन गया? लैम्बडा इज इक्वल टू dq अपॉन dl। ये किसका सूत्र आ गया? रेखीय आवेश घनत्व आगे बस। ठीक है, ओके। अब हम मान लेते हैं इस अल्पांश लंबाई से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P उपस्थित है जहां पर परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है। तो बेटा ये जो अल्पांश लंबाई थी इससे स्मॉल r दूरी पर यहां पर कोई पॉइंट P उपस्थित है जहां पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है। अब मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूं ढंग से सुनिएगा। अब मैं इस अल्पांश आवेश dq के द्वारा इस आवेश Q नॉट पर लगने वाले बल के मान की क्या कर रहा हूं? गणना। तो जरा ध्यान अतः आवेश dq के कारण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल निकाले बेटा। तो वही कूलम के लिए जो मैंने आपको पहले चैप्टर पढ़ाया था, कूलम के लिए से कूलम का ये होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और इस सिचुएशन का अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो फर्स्ट चार्ज है Q1 इज इक्वल टू में वो तो रहेगा अल्फा आवेश dq, और जो Q2 चार्ज है वो बन जाएगा परीक्षण आवेश Q नॉट। और मैं कितनी दूर को आ रही है तो उसको शो करने की आवश्यकता नहीं है। तो बल
F बराबर में K प्रथम आवेश dq, द्वितीय आवेश q2 की जगह पर q नॉट, डिस्टेंस कितनी होगी बेटा r आएगा सर, हो गया। लेकिन ध्यान रखना ये अल्प आवेश dq के कारण लगने वाला बल है, अल्प आवेश dq के कारण जो लगने वाला बल होगा वो कितने का बराबर होगा, df के बराबर होगा, क्योंकि अल्प आवेश के कारण बल लग रहा है तो वो बल भी कैसा होगा, अल्प dq। अब हम जानते हैं we know that रेखा आवेश घनत्व लैम्डा बराबर में आपने कैलकुलेट किया था 10w dq अपॉन dl। अगर आप यहाँ से dq का मान निकालेंगे तो लैम्डा इनटू dl हो जाएगा, इस मान को अगर आप यहाँ रख सकते हैं तो df इज इक्वल टू में k अपनी जगह पर है, dq की जगह पर आप रखेंगे लैम्डा इनटू dl मल्टीपल में चल रहा है q नॉट और डिवाइड बाय कितना चल रहा है r। तो बेटा ये हो गया अल्पांश आवेश dq के कारण बिंदु P पर स्थित परीक्षण आवेश q नॉट पर लगने वाला बल। तो बेटा अल्पांश आवेश dq के कारण लगने वाला बल था, इसलिए कितना बल हो जाएगा अल्प बल, और अल्प बल की राशि को हमने df से व्यक्त कर दिया, ठीक है। तो ये तो था अल्प आवेश dq के कारण। अब मैं कहूं संपूर्ण आवेश q के कारण लगने वाला बल, संपूर्ण आवेश q के कारण लगने वाला बल। मैंने अभी आपको जो सबसे पिछले वाली क्लास में बताया था, अगर संपूर्ण नामक कोई भी शब्द सुनाई दे तो बेटा आप क्या लेंगे, समाकलन, तो इंटीग्रेशन df इंटीग्रेशन k ब्रैकेट स्टार्ट लैम्डा dl इनटू q नॉट अपॉन r स्क्वायर। इंटीग्रेशन df इंटीग्रेशन k का मान आप चाहे तो रख सकते हैं 1/4 by epsilon नॉट ब्रैकेट स्टार्ट लैम्डा dl इनटू q नॉट अपॉन r स्क्वायर। ये कांस्टेंट ही बाहर आ जाएगा तो df को मैं लिख सकता हूं f समाकलन लेंगे, रह जाएगा 1/4 by epsilon नॉट समाकलन लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर इनटू q नॉट, चाहो तो q नॉट को बाहर जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो ये निकल कर आ गया आपके पास कुल बल, क्लियर। और आप चाहें तो यहाँ से बिंदु क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल सकते हैं, हालांकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें बिंदु P पर बिंदु क्षेत्र की तीव्रता एक बार ही निकालने बता दूं, बाकी सेम प्रोसेस है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जैसे निकालोगे तो आपके पास क्या फंक्शन बनता है, जानते हैं E is equal to में f upon q नॉट, E is equal to f का फंक्शन आप यहाँ से निकाल रहे हैं 1/4 by epsilon, f का फंक्शन रखो यहाँ से इंटीग्रेशन लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर इनटू q नॉट, डिवाइड में क्या चल रहा है q नॉट से क्या गया q नॉट, देन E is equal to में 1/4 by epsilon नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा dl अपॉन। तो देखो बच्चों ये हो चुका है आपका पूरा का पूरा रेखीय आवेश घनत्व, जिसकी मैंने आपको परिभाषा बताई। उसके बाद मैंने आपको रेखीय आवेश घनत्व के बारे में बताया, रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र कैसे निकलता है, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से व्यक्त करते हैं। उसके बाद हमने जो अल्पांश लंबाई पर जो dq आवेश उपस्थित है, इसके कारण हमने पॉइंट P पर उपस्थित आवेश q नॉट पर लगने वाले बल के मान की गणना की है, जो कि आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है। उसके बाद मैंने संपूर्ण आवेश के कारण परीक्षा आवेश q नॉट पर लगने वाला बल निकाला है। उसके बाद मैंने क्या निकाली है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से ये हमारा रेखीय आवेश घनत्व कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, अब आता है हमारे पास दूसरा,
अब हम दूसरे पर विकर्ण कर रहे हैं। पृष्ठ आवेश वितरण, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उनकी जो परिभाषाएं हैं उनको आप इनके नाम से ही याद रख सकते हैं। तो पृष्ठ आवेश वितरण की क्या परिभाषा बनती है, ढंग से सुनना और ध्यान देना। यदि किसी आवेशित वस्तु पर, यदि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का वितरण उस आवेशित वस्तु के पृष्ठ के अनुदिश हो रहा है या उसके क्षेत्रफल के अनुदिश हो रहा है, ढंग से सुन लीजिएगा। पृष्ठ आवेश वितरण की परिभाषा बता रहा हूं। यदि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का वितरण या तो उसके पृष्ठ के अनुदिश हो रहा हो या उसके क्षेत्रफल के अनुदिश हो रहा हो, दोनों का मतलब एक ही है, तो आवेशों का वितरण कौन सा वितरण कहलाएगा, पृष्ठ आवेश वितरण। क्लियर। तो नॉर्मल सी क्या परिभाषा बनती है कि यदि किसी आवेशित वस्तु पर आवेशों का वितरण यदि उसके पृष्ठ के अनुदिश हो रहा हो या क्षेत्रफल के अनुदिश हो रहा हो तो आवेशों का ऐसा वितरण पृष्ठ आवेश वितरण कहलाता है। जैसे रेखीय आवेश वितरण में एक नई राशि निकल कर आती है, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक उसी प्रकार से पृष्ठ आवेश वितरण में एक नई राशि निकल कर आती है और वो होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसे हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, सिग्मा से। तो जैसे कि मैंने आपको लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट करवाई थी, ठीक उसी प्रकार से हम घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये तो ध्यान है, आप ध्यान दीजिएगा, आवाज कैसा है। ये आपके पास एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ में ये आवेशों का वितरण होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये आवेशों का जो वितरण है ये क्षेत्रफल के अनुदिश हो रहा है। किसके अनुदिश हो रहा है, क्षेत्रफल के अनुदिश। तो बेटा ये कौन सा वितरण हो गया, पृष्ठ आवेश वितरण। अब मैंने ये माना कि सर ये संपूर्ण पृष्ठ है और इस संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो है एस वेक्टर। कितना है, एस वेक्टर। और इस संपूर्ण पृष्ठ पर जो आवेश उपस्थित है उसका मान है q। कितना है, q। तो इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया, एस वेक्टर, और इस पर जो टोटल चार्ज की जो टेंडेंसी वो कितनी हो गई, q। अब मुझे चाहिए पृष्ठ आवेश घनत्व, तो मैंने एक अल्पांश पृष्ठ ले लिया बेटा, दिखाई दे रहा होगा आपको। इस अल्पांश पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो हो गया ds वेक्टर। देख लीजिएगा, आपको ढंग से दिखाई दे जाएगा, ds वेक्टर, ठीक है। और इस अल्पांश पृष्ठ ds पर जो आवेश उपस्थित है वो कैसा होगा, अल्पित होगा, dq। तो पूरा पृष्ठ था जिसका क्षेत्रफल था s, उपस्थित कुल आवेश q। अब ये अल्पांश पृष्ठ है, अल्पांश पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ds है, तो इस पर उपस्थित आवेश कितना हो गया, dq। तो बेटा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, बार बार पूरा सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का सूत्र बनेगा अल्प आवेश dq बटे में अल्प क्षेत्रफल ds। तो सिग्मा का फलन आ गया dq अपॉन ds, ठीक है। इसका मात्रक में निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ओके। अब मैंने देखा कि इस अल्पांश पृष्ठ से स्मॉल r डिस्टेंस पर यहां पर कोई पॉइंट p उपस्थित है जहां पर मैंने एक परीक्षण आवेश q0 को उपस्थित मान लिया है। देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये अल्पांश पृष्ठ है, इस अल्पांश पृष्ठ से स्मॉल r दूरी, ये स्मॉल r दूरी आपको नजर आ रही होगी। यहां पर कोई पॉइंट p उपस्थित है जहां पर परीक्षण आवेश q0 उपस्थित है। अब मैं इस अल्पांश पृष्ठ पर उपस्थित आवेश अल्प आवेश dq के कारण इस पॉइंट p पर रखे हुए इस अल्प आवेश q0 पर क्या ज्ञात करूंगा, बल के मान की गणना करूंगा। तो सेम वही है जैसे मेरे पास आवेश dq के कारण आवेश q0 पर लगने वाला बल अकॉर्डिंग टू कूलम फोर्स, बार बार फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए मैं लिख देता हूं k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट चार्ज q1 है वो कितना हो गया dq, सेकंड चार्ज जो q2 है
वो कितना हो गया क्यू नॉट। तो बेटा डी क्यू के कारण लग रहा है ना, अल्प आवेश है, अल्प आवेश कारण टर्म भी कैसा होगा, अल्प ही होगा। तो डी एफ इज इक्वल टू के, फर्स्ट चार्ज q1 इज इक्वल टू डी क्यू, सेकंड चार्ज q2 इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइड बाय कितना होगा बेटा आर स्क्वायर। अब मैं यहां से डी क्यू का फंक्शन भी कैलकुलेट कर सकता हूं। आप यहां देख लीजिएगा क्या दे रखा है आपको, सिग्मा इज इक्वल टू है डी क्यू अपॉन ds then divide by 1 then dq is equal to sigma ds आ गया। इसका मान मैं यहां पे रखूंगा। तो df is equal to में k dq sigma df into q naught upon r square। आप बड़ी बात ही देख सकते हैं, मैंने dq की वैल्यू पुट की है वहां पे सिग्मा ds, ओके। सो नाउ ये डी है, तो ये तो हो गया अल्पांश आवेश dq के कारण आवेश q नॉट पर लगने वाला बल। अब मैं लिखूंगा यहां पर वही संपूर्ण आवेश के कारण लगने वाला बल, ठीक है। संपूर्ण आ रहा है इंटीग्रेशन df इंटीग्रेशन k ब्रैकेट स्टार्ट सिग्मा ds q नॉट अपॉन r स्क्वायर, ओके। देन इंटीग्रेशन df इंटीग्रेशन k 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर इनटू q नॉट। समाकलन लेते ही हमारे पास df किसमें कन्वर्ट हो जाना है f में, यहां पर जो कांस्टेंट डिफरेंस है 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर इनटू q नॉट। चाहो तो q नॉट को बात ये हो गया संपूर्ण आवेश के कारण लगने वाला बल। अब सेम अगर आपकी इच्छा करे तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सेम वही फॉर्मूला होगा E इसका तो 9.0 बराबर में f आपको दे रखा है 1 अपॉन 4 का एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन दैट स्टार्ट सिग्मा इनटू ds डिवाइड बाय r स्क्वायर इनटू q नॉट देन डिवाइड बाय q नॉट से q नॉट गया देन E इसका शून्य क्या बचा है बेटा 1 अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा ds अपॉन r। That's all, ठीक है। तो देखो बच्चों अब हमारा बच रहा है लास्ट एंड फाइनल आयतन आवेश वितरण, वो आपको कराएंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी। तो आज हमने पढ़ा था आवेशों का वितरण। आवेशों का वितरण क्या होता है, सॉरी सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, जिसमें से 2 मैंने आपको करा दिए हैं। लास्ट हमारा बच रहा है आयतन आवेश वितरण, इसको हम कराएंगे आपको नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू।